नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में, जहां हम एक्सप्लेन करने वाले हैं लस्ट स्टोरी 2 मूवी को, जो कि एक एंथोलॉजी मूवी होने वाली है। सबसे पहले मैं आपको एंथोलॉजी का मतलब बता देता हूं। एंथोलॉजी का मतलब होता है किसी फिल्म या वेब सीरीज में एक से ज्यादा स्टोरी का रहना और इन स्टोरी का आपस में कोई भी कनेक्शन ना रहना, उसे एंथोलॉजी कहते हैं। तो ये भी एक एंथोलॉजी मूवी है और इस फिल्म में 4 स्टोरी है और इन स्टोरी का आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो आइए दोस्तों, इस फिल्म को एक्सप्लेन करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की पहली कहानी शुरू होती है और हम विजय वर्मा को देख पाते हैं, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए शहर जा रहा होता है और बीच रास्ते पर विजय उससे वीडियो कॉल पर बात भी कर रहा होता है। जब वो उससे बात कर रहा होता है तभी अचानक से यहाँ पर उसके बॉस का कॉल आ जाता है, जो कि उसके असल में ससुर जी भी हैं। और यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि दरअसल में विजय उनकी कंपनी का सीईओ है, लेकिन हाल ही में एक अर्जेंट मीटिंग के कारण उसे वापस जाना होगा। लेकिन यहाँ पर विजय उनसे काफी देर तक झगड़ा करता है कि वो वापस नहीं आ सकता, लेकिन बाद में उसे जाना ही पड़ता है। लेकिन पहले वो अपनी बीवी से बात करता है और उसकी बीवी भी उसी ऑफिस में काम करती है और वो भी इस मीटिंग में जाने वाली है। और यहाँ हमें पता चलता है कि विजय दरअसल में शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी है। लेकिन यहाँ पर जब वो निशा से बात कर रहा होता है तभी अचानक से उसकी कार बहक जाती है और उसका एक जोरदार एक्सीडेंट हो जाता है। पर इस एक्सीडेंट में विजय को तो कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन उसकी कार पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। तो अब विजय को इस कार को जल्द से जल्द रिपेयर करवाना होगा, क्योंकि उसे ऑफिस की अर्जेंट मीटिंग में जाना है। लेकिन यहाँ पर मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं थे, इसलिए वो एक साइकिल वाले से मदद लेता है और वो उसे मैकेनिक के पास छोड़ देता है। यहाँ पर विजय सबसे पहले मैकेनिक के पास पहुंचकर अपनी कार का पता बताता है और यहाँ पर वो कॉल पर बात करना चाहता था, लेकिन जो टेलीफोन लगा हुआ था वो 2 महीने से डेड है। तब यहाँ पर विजय कॉफी पीने के लिए कॉफी शॉप पर जाता है, जहाँ पर एक कम्युनिटी सेंटर में सॉन्ग की आवाज आ रही थी। जैसे ही वो उस कम्युनिटी सेंटर के अंदर पहुंचता है तो वो यहाँ पर एक टीचर को देख पाता है, जो कि सभी को सॉन्ग सिखा रही होती है। और यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि इस लड़की का नाम दरअसल में शांति होता है, जो कि सभी को सॉन्ग सिखाने का काम करती है। लेकिन तभी अचानक से वो विजय को इस तरह से देखती है कि मानो वो एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। अब शांति जैसे ही अपना काम खत्म करके घर की तरफ निकलती है तो उसके पीछे पीछे विजय भी आ जाता है। शांति का घर पास में ही था, तो विजय भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। वो शांति से कहता है कि तुम मुझे नहीं जानती हो क्या? 10 साल पहले तुम मेरी बीवी हुआ करती थी और मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम इस दुनिया में ही नहीं रही। लेकिन यहाँ पर शांति उसे अनदेखा करने की कोशिश करती है और घर के अंदर जाने लगती है, लेकिन विजय उसे किसी तरह से रोकने की कोशिश करता है और इसी चक्कर में विजय के हाथ में जो कॉफी थी वो शांति के ऊपर गिर जाती है। यहाँ पर विजय उसे माफी मांगता है, लेकिन तभी यहाँ पर एक समीर नाम का पुलिस इंस्पेक्टर आ जाता है। यहाँ पर इंस्पेक्टर को ऐसा लगा था कि शायद विजय उसे परेशान कर रहा है। तब वो पुलिस इंस्पेक्टर शांति से पूछने लगता है कि क्या ये आदमी तुम्हें परेशान कर रहा है, जिस पर कि शांति पुलिस इंस्पेक्टर से कहती है कि मैं इस आदमी को पहले से ही जानती हूँ, इसलिए ये मुझे परेशान नहीं कर रहा था। शांति यहाँ पर विजय से काफी देर से कह रही थी कि वो यहाँ से चला जाए और यहाँ पर इंस्पेक्टर भी विजय से यही बात कह रहा था कि उसका यहाँ पर रहना ठीक नहीं होगा, उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। अब शांति विजय को अपने घर के अंदर ले आती है। घर के अंदर दोनों बात करते हैं, जहाँ कि विजय जानना चाह रहा था कि आखिर शांति इन 10 सालों में कहाँ थी। शांति फिलहाल तो यहाँ पर विजय को कुछ भी नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि इन 10 सालों में उसने बहुत कुछ झेला है। पर फिर भी वो कहती है कि वो नहाने जा रही है और वो नहा कर आने के बाद बात करेगी। जब यहाँ पर शांति नहा रही होती है तो विजय उसे चुपचाप से देख रहा होता है और ये कहीं ना कहीं शांति ने भी नोटिस कर लिया था कि विजय उसे चुपचाप नहाते हुए देख रहा है। जिसके बाद वो बाहर आती है और बाहर आने के बाद यहाँ पर शांति उसे सब कुछ बताना शुरू कर देती है। वो उससे कहती है कि वो नर्सिंग होम में थी और वो प्रेग्नेंट थी। जब वो घर की तरफ वापस आ रही थी तभी अचानक से उसे एक आदमी मिला, जो कि एक पता पूछ रहा था और वहीं पर एक कार भी खड़ी हुई थी और उसकी पत्नी जो है वो प्रेग्नेंट थी। तो इसलिए उसे ऐसा लगा कि मुझे इनकी हेल्प करनी चाहिए, लेकिन ये सिर्फ एक ट्रैप था जो कि उसे किडनैप करने का था। अचानक से उन लोगों ने उसे किडनैप करने की कोशिश की और इसी झड़प में शांति वहां से भाग गई थी और यहाँ पर आ गई। तब से उसका वहां से कोई भी कांटेक्ट नहीं था। तब विजय यहाँ पर शांति से कहता है कि तुमने मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं की? लेकिन शांति उससे कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा डर लग गया था और वो किसी को भी इन सब के बारे में
में नहीं बताना चाहती थी और इसी के साथ विजय और शांति की नज़दीकियाँ बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पर शांति दूर जाकर फिर से विजय से बात करना शुरू करती है। शांति यहाँ पर विजय से पूछती है कि आखिर इन 10 सालों में उसने क्या किया, जिस पर कि विजय उसे बताता है कि उसने अनीता से शादी कर ली, जो कि उनकी क्लासमेट थी और उसके 2 बच्चे भी है। शांति उसे कहती है कि लेकिन तुम तो कुछ करते ही नहीं थे, जिस पर कि विजय उसे कहता है कि अब मैं उस कंपनी का CEO हूँ। शांति यहाँ पर विजय को ये भी बताती है कि उस समय भी अनीता तुम्हें पसंद किया करती थी और कभी कभी तो मुझे अनीता से जलन भी हुआ करती थी। लेकिन तभी अचानक से शांति को ये याद आता है कि उसे ऐसा लगता है कि ये जो अटैक करवाया था उसके ऊपर वो कहीं ना कहीं अनीता नहीं करवाया था, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ इसके बारे में किसी को भी नहीं मालूम था। और जब वो एक बार टेस्ट किट से चेक करने के लिए गई थी तो वो प्रेग्नेंट पाई गई थी। जैसे ही वो बाथरूम से बाहर आती है तो उसने अपनी टेस्ट किट बाथरूम में ही छोड़ दी थी और उस टेस्ट किट को अनीता ने देख लिया था। तो उसे ऐसा ही लग रहा है कि ये सब कुछ अनीता का फैलाया हुआ जाल है ताकि वो मुझे इस रास्ते से हटा सके और तुम्हारी जिंदगी में वो एंटर हो सके। अब ये सारी बातें सुनने के बाद विजय को भी कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगता है कि यहाँ पर शांति जो है वो सच कह रही है। तब उन दोनों के बीच में माहौल बन जाता है और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। यहाँ पर शांति उससे कहती है कि क्या मैं फिर से प्रेग्नेंट हो जाऊंगी, जिस पर कि विजय उससे कहता है कि ट्रस्ट मी तुम नहीं होगी, अगर हो भी जाओ तो रेड ब्लू से चेक कर लेना। लेकिन तभी यहाँ पर शांति को याद आता है कि रेड ब्लू की टेस्ट किट के बारे में तुम्हें कैसे पता, क्योंकि रेड ब्लू टेस्ट किट जो है वो उसकी फ्रेंड ने कनाडा से लेकर आई थी, जो कि अब बंद हो चुकी है और उसके बारे में उसने किसी को भी नहीं बताया था। तब शांति को यहाँ पर सब कुछ समझ में आ जाता है कि जो अटैक उसके ऊपर हुआ था वो अनीता ने नहीं बल्कि यहाँ पर विजय ने करवाया था, ताकि वो उस कंपनी का CEO बन सके, जो कि उसका हमेशा से सपना रहा था। तो अब यहाँ पर विजय पूरी तरह से पकड़ा जाता है और विजय के पास कोई और रास्ता ना होने के कारण यहाँ पर वो एक तकिए से शांति का मुंह दबा देता है और बेरहमी से शांति की जान ले लेता है, क्योंकि विजय के पास कोई और रास्ता नहीं था। अब यहाँ से विजय बाहर निकलना चाह रहा था। जैसे ही वो बाहर जाने लगता है तभी गेट पर हम उसी पुलिस इंस्पेक्टर को देख पाते हैं, जो कि शांति के घर के जस्ट बाहर खड़ा हुआ था। लेकिन उसे ऐसा लगता है कि शायद शांति घर पर नहीं है, इसलिए वो वापस जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक से विजय के हाथों गलती से एक प्लेट टूट जाती है, जिसकी आवाज बाहर पुलिस इंस्पेक्टर ने सुन ली थी। तब वो यहाँ पर एक डुप्लीकेट चाबी का यूज करता है और यहाँ के दरवाजे को खोलना शुरू कर देता है। और यहाँ पर अब विजय पूरी तरह से घबरा जाता है, क्योंकि अब पुलिस इंस्पेक्टर अंदर आने वाला था। अब विजय के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो खिड़कियों को फांद कर यहाँ से भागना शुरू करता है। दौड़ते दौड़ते वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर कि वो देखता है कि एक कार का एक्सीडेंट हुआ है और उसमें एक आदमी को बेरहमी से चोट भी लगी है। 2 लोग उसे बाहर निकालते हैं और उसे जमीन पर लेटाते हैं। जैसे यहाँ पर विजय उसे देखता है तो वो पूरी तरह से हैरान रह जाता है, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि विजय ही है। इसका मतलब ये हुआ कि विजय पहले ही मारा जा चुका था और शांति तो बस उसकी एक कपोर कल्पना थी, क्योंकि उसने शांति के साथ जो सब कुछ किया था वो उसे एक बार बस रिवाइंड करवाना था, उसे एहसास दिलवाना था कि ये सब कुछ उसी की गलती थी। लेकिन फिर भी विजय ने शांति को यहाँ पर यूज करने की कोशिश की थी, जबकि शांति एक स्पिरिट थी। और इसी के साथ शांति और विजय की स्टोरी यहीं पर समाप्त होती है। दूसरी कहानी शुरू होती है और दूसरी कहानी है अर्जुन और वेदा की। अर्जुन और वेदा ने अपनी फैमिली वालों को अपने प्यार के बारे में बता दिया है और वो शादी के लिए मान चुके हैं। शादी के लिए वो सभी लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे होते हैं। सभी लोग शादी के लिए बहुत ज्यादा खुश थे और यहाँ पर वेदा और अर्जुन के जो पिता होते हैं वो दोनों भी अब दोस्त बन चुके हैं। सभी लोग इस शादी के बारे में बात कर रहे थे। तभी यहाँ पर वेदा की नानी बोल पड़ती है कि क्या तुम दोनों ने सेक्स किया है। और ये बात सुनने के बाद तो सभी लोग पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं। सभी लोग पूरी तरह से साइलेंट हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर दादी क्या बोल रही है। ये सुनने के बाद अर्जुन और वेदा बाहर चले जाते हैं और दादी की बातों को सुनकर खूब हंसते हैं। यहाँ पर दादी उनसे कहती है कि एक गाड़ी लेने से पहले हम टेस्ट ड्राइव करते हैं, तो फिर अपने लाइफ पार्टनर को चुनने से पहले हम उसकी टेस्ट ड्राइव क्यों नहीं कर सकते। पता भी तो होना चाहिए कि सामने वाला हमसे कंफर्टेबल है भी या नहीं। ये भी हो सकता है कि सामने वाला एलिजिबल ही ना हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमारे लड़के या फिर हमारी लड़की में कोई प्रॉब्लम है। दरअसल ये बात तो दोनों की फैमिली और दोनों के दिमाग में ये बात चलनी चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे से कंफर्टेबल है भी या नहीं। ये दादी ने बहुत ही सीरियस मुद्दा उठाया था, लेकिन घर के सभी सदस्य पूरी तरह से एम्बैरसिंग फील करते हैं और यहाँ पर दादी को यहाँ से उठकर जाना पड़ता है।
रात को यहाँ पर दादी के पास बेदा आती है और बेदा दादी से बात करना शुरू करती है। वो उनसे कहती है कि आप तो बहुत ही ज़्यादा ओपन माइंडेड हैं, आपने सभी की बोलती बंद कर दी। यहाँ पर बेदा उनसे बहुत ही हंसी मजाक टाइप से बात कर रही थी, लेकिन दादी उससे कहती है कि ये बहुत ही सीरियस मुद्दा है। हम जिसके साथ ज़िंदगी बिताने वाले हैं उसके साथ ये सारे पल हमने किस तरह से बिताए हैं ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब बेदा के पेरेंट्स अर्जुन के पेरेंट्स के पास कॉल करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद दादी की बातों को सुनकर उनके ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा होगा, लेकिन उनके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था, क्योंकि इन चीज़ों का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि शादी के बाद तो ये सभी करते हैं, इसलिए ये उसे बहुत ही लाइट रूप में लेते हैं। लेकिन यहाँ पर अर्जुन और बेदा ने इसे सीरियस ले लिया था और वो एक रूम बुक करके दादी की बताई हुई चीज करने के लिए पहुंच जाते हैं। अब रात को बेदा के घर पर जब उसके मम्मी पापा घर लौटते हैं तो दादी उनका इंतजार कर रही थी। यहाँ पर दादी उनसे कहती है कि मैंने जो कहा था वो बिल्कुल सही कहा था, लेकिन बेदा के पापा उसे बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर दादी उनसे कहती है कि एक बार अपने रिश्ते को भी देख लेना, क्योंकि वो उनकी बहुरानी को देखकर समझ गई थी कि वो अपने पति से पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं है। अब अगले दिन बेदा दादी से मिलने के लिए पहुंच जाती है और वो उन्हें बताती है कि हम दोनों ने वो सब कुछ कर लिया है और वो काफ़ी अच्छा था। वैसे ज़्यादा अच्छा तो नहीं था, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था और वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस भी थे, इसलिए वो लोग फिर से कई बार होटल रूम बुक करते हैं और वहाँ पर वो कई बार इंटीमेट होते हैं। अब अगले दिन वो पहुँच जाते हैं फिर से दादी के पास। दादी से वो कहते हैं कि अब हमारे बीच में सब कुछ सही है। वो एक दूसरे के साथ अब पूरी लाइफ बिताने के लिए एकदम रेडी हैं, क्योंकि उनके बीच में सब कुछ क्लियर है। और ये सुनने के बाद दादी को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था और फिर कुछ दिनों के बाद उन दोनों की शादी हो जाती है और उनकी सुहागरात की सजावट जो है वो यहाँ पर अपनी मॉडर्न दादी करती है, जो कि बहुत ज़्यादा खुश भी थी। और इसी के साथ सेकंड स्टोरी भी यहीं पर खत्म होती है।